नाम किरण है। हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई रहता है। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही रमेश नाम के एक लड़के से करा दी, जिसकी उम्र 23 साल थी। मेरी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हर वह चीज़ दी जो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। जिस दिन मैं शादी करके अपने पति के घर में गई तो एक लड़का भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी गुड़िया आ गई, मेरी गुड़िया आ गई, उसकी आवाज़ से सारा घर गूंजने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि वह लड़का कौन है जिसने बड़ी बेताबी से मेरे ही पति के सामने ही मेरा हाथ पकड़ लिया था। वह उम्र में तो 25-26 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी थीं। मेरे पूछने पर मेरे पति रमेश ने बताया कि ये उनका बड़ा भाई सतीश है, जो बिल्कुल बच्चों की तरह है और मैं भी उसे छोटे बच्चों की तरह ही प्यार करता हूँ, क्योंकि सतीश अभी बीमार है और उसको मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। सतीश के बारे में मैं जानकर हैरान रह गई, क्योंकि शादी से पहले उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया था। रमेश ने शादी की पहली रात को ही मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया कि बचपन में ही उनके मम्मी पापा का सड़क दुर्घटना में इंतकाल हो गया था और जब से ही उसे उसके मामा मामी ने पाला है। और घर भले ही मेरा है, पर मेरे मामा मामी का परिवार मेरे साथ यहीं रहता है। रमेश की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मेरे ससुराल में रमेश के मामा मामी और उनका वही बीमार बेटा था। सतीश की सारी जिम्मेदारियां मेरी मामी सास की थी। वह सतीश को ज़्यादातर अपने कमरे में ही रखती। कभी कभी सतीश उनके कमरे से निकलकर मेरे पास आकर बैठ जाता और मेरा हाथ पकड़कर मेरी चूड़ियों से खेलने लगता। सतीश का रवैया मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा था। वह कुछ भी खाता फौरन मेरे लिए कमरे में लेकर आ जाता। मैं मायके जाकर वापस आती तो वह मेरे माथे को चूम लेता और वह जब भी मेरे पास आकर बैठता तो अजीब अजीब किस्से सुनाता। वह पूरी तरीके से पागल भी नहीं था। कभी कभी ऐसी समझदारी की बातें करता कि मैं हैरान रह जाती। मैं कुछ दिन अपने मायके में रहने के लिए गई तो सतीश मेरा हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। फिर मैं सतीश की खातिर जल्दी ही अपने घर से वापस चली आई। मेरे आने से वह बहुत खुश हो गया और तालियां बजा बजा कर खुशी का इजहार करने लगा। शुरू में तो सतीश की बचकाना अंदाज से मैं भी बहुत खुश होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मुझे सतीश की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगीं। जैसे ही रमेश और मैं रात को कमरे में सोने जाते तो वह हमारे साथ हमारे कमरे में आ जाता और वहीं सोने के लिए बैठा रहता। अक्सर भागता हुआ आता और मेरे गले लग जाता। मुझे अजीब सा लगता। भले ही दिमागी तौर पर बच्चा ही सही, लेकिन जिस्मानी तौर पर वह 25 साल का था। वह कसकर मुझे अपने बाजुओं में पकड़ता तो मेरी सांसें फूलने लगती। मेरी मामी सास अक्सर उसे डांटकर मना करती और उसे अपने साथ ले जाती। अक्सर मेरे पति ऑफिस से घर लेट आते थे और सतीश उस वक्त ज़्यादातर मेरे कमरे में ही बैठा रहता। वह अजीब अजीब तरह के सवाल करता और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। एक दिन मैं नहाने के लिए गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने नहाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। सतीश चाबी वाले सुराख से झांक रहा था। मैंने गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह जवाब दिए बगैर मेरे कमरे से भाग गया। मेरी समझ में नहीं आया कि यह बात मैं किससे कहूँ। फिर सोचा वह तो पागल है, सब मुझ पर ही उंगलियाँ उठाएंगे, तो मैं खामोश हो गई। ससुराल में तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ऐसे में इस बारे में बात करके अपने पति के दिल से उतरना नहीं चाहती थी और ना ही अपने पति के मामा मामी की नज़रों में गिरना चाहती थी, क्योंकि
सतीश सबका ही लाडला है और सबसे बढ़कर उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर वह कोई ऐसी हरकत करता भी है तो सब यही कहते कि वह पागल है। मैं भी जानती थी कि वह मासूम और बेअकल इंसान है, लेकिन मैंने खुद ही उसे प्यार से समझा दिया कि वह आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। सतीश ने फौरन मुझसे कह दिया कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। उसकी यही बात सबसे अच्छी थी कि मैं उसे जिस काम के लिए मना करती तो वह फौरन उसे मान लेता। मेरी मामी सास भी अक्सर मुझसे यही बात कहती कि तुमने तो बड़ी आसानी से सतीश को काबू में कर लिया, वरना वह किसी की भी बात नहीं सुनता। सतीश का सारा वक्त मेरे साथ ही गुजरने लगा था। मैं जब भी नहा धोकर तैयार होती तो सतीश की नज़रें मुझे घूरती ही रहती। कभी कभी मुझे उसकी नज़र अपने जिस्म के आर पार होती नज़र आती। एक दिन मैं हॉल में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी तो वह पीछे से आया और मेरा दुपट्टा खींच लिया और मैं बिना दुपट्टे के हो गई। सतीश की नज़रें मेरे जिस्म पर जमी हुई थी और मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरा दुपट्टा वापस करो। वह तो मेरा दुपट्टा लेकर भाग गया। इतने में मेरी सास आ गई और इससे पहले कि मैं अपनी सास को कुछ बताती वह मुझ पर ही बरसने लगी। मुझे बगैर दुपट्टे के देखकर बोली, घर में सतीश भी मौजूद रहता है, अपने दुपट्टे का ख्याल रखा करो, और मुझे बातें सुनाकर चली गई। फिर शाम को रमेश जब ऑफिस से घर लौटा तो मैंने उन्हें दिन वाला सारा किस्सा सुनाया तो वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम कहाँ सतीश की बातों को दिल से लगाती हो। अपने पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन सतीश का रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। जिस तरह वह मेरा दुपट्टा खींचकर गायब हुआ था, मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। खैर छोड़ो, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मुझे एक बात और अजीब लगती थी कि रमेश के मामा सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहते। ना ही वह रमेश से बात करते और ना ही मामी से। ऐसा लगता ही नहीं था कि यह लोग एक परिवार हैं। मेरी शादी को 5 महीने होने वाले हैं और इन महीनों में सतीश ने मुझे बहुत तंग किया था, लेकिन मैं यह सोचकर उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देती कि वह दिमागी तौर पर बच्चा है। रमेश के बुआ की बेटी की शादी थी, इसलिए उन्हें दूसरे शहर जाना था। रमेश की बुआ बहुत शांत तरीके से मंदिर में अपनी बेटे की शादी करा रही थी, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था और इसलिए रमेश ने कहा कि वह अपनी मामी को लेकर चले जाएंगे। असल मसला सतीश का था, जो अकेले नहीं सोता था। रमेश ने कहा एक रात की बात है, तुम सतीश को हमारे कमरे में सुला लो। रमेश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मामी सास के सामने कुछ न कह सकी और इसीलिए मुझे मजबूरन सतीश को अपने बेड पर ही सुलाना पड़ा। मेरा कमरा बहुत छोटा था और एक डबल बेड ही पड़ा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके बराबर में लेट जाती, क्योंकि वह उम्र में मेरे से बड़े ही थे। इसलिए मैंने नीचे ही अपना बिस्तर कर लिया और सो गई। थकान से मेरा बुरा हाल था। मैं सारे घर का काम अकेले ही करती थी। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ और मैं घबराकर उठ बैठी। लाइट जा चुकी थी और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। आमतौर पर इस वक्त लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे लाइट चली गई थी। डर से मेरा बुरा हाल था और मुझ पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा था। यकीनन यह और कोई नहीं सतीश ही था, क्योंकि कमरे में मेरे अलावा वही मौजूद था। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था और मेरी चीखों का गला घोंट दिया था और मैं अब उसके काबू में आ चुकी थी। वह एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और उसने देखते ही देखते मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए सिर्फ हाथ पैर ही मारती रह गई थी।
अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसका दबाव मुझ पर बढ़ता गया तो मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपना सब कुछ गवा बैठी थी। सुबह की रोशनी कमरे में खिड़की के जरिए आ रही थी और सतीश बिस्तर पर ही सो रहा था, जिसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में उसको थप्पड़ मारकर उठाया तो वह उठकर बैठ गया और मैंने उससे पूछा कि रात उसने मेरी इज्जत को ताड़ ताड़ क्यों किया। तो वह मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी पर मुझे और गुस्सा आ गया। यकीनन वो पागल नहीं था और जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रहा था और रात के अंधेरे के मौके का फ़ायदा उठाकर बर्बाद कर दिया था। मैंने बुरी तरह से उसे पीटना शुरू कर दिया और जब तक मेरे पति और मामी वापस आ गए थे। शोर की आवाज़ सुनकर वह सीधा मेरे कमरे में आ गई। मैंने चीख चीख कर रमेश को बताया कि किस तरह उनके भाई ने जानबूझकर मुझे दागदार किया है, लेकिन रमेश ने तो मेरी बात पर यकीन करने के बजाय मेरे ही चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे कि कैसे मैं उनके पागल भाई पर इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, जबकि उनके भाई को तो वह खुद ही नींद की दवा देकर गए थे ताकि वह सुबह में ही उठे और इसीलिए मैं तुमसे कह के गया था कि अपने कमरे में सुला लूं। मुझे मालूम था कि वह एक दफ़ा सो गया तो फिर सुबह से पहले नहीं उठेगा। रमेश को मुझसे कहीं ज़्यादा यकीन अपने भाई पर था। मेरी मामी सास कह रही थी कि रात भर किसी से मुंह काला करवाकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, उल्टा उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया। सतीश मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ा था और सबसे अपने अंदाज में कह रहा था कि आप लोगों के जाने के बाद गुड़िया के दोस्त आए थे जो मेरे साथ बहुत देर तक खेल रहे थे। उसकी इस बात से मेरी जान निकल गई। मेरी सास ने बोला कि रात को अपने आशिक को बुलाकर अय्याशी करने के बाद तुम कैसे मेरे पागल बेटे पर इल्ज़ाम लगा सकती हो। और रमेश कहर बरसाती नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं रमेश के कदमों में बैठ गई और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि सतीश ने मेरे साथ ज्यादती की है, वह पागल नहीं है। फिर रमेश गुस्से से कहने लगे, तो जैसी औरत की जगह मेरे घर में नहीं है। मैं एक रात तुम्हें अकेला छोड़कर गया, तुमने मेरे घर को अय्याशी का अड्डा बना दिया। बेहतर यही है कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरे किरदार पर ही ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई। मेरे पास सिवाय आंसू बहाने के कोई और चारा नहीं था और मैं फिर से अपने माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी। मेरे पापा ने रमेश से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन रमेश ने कोई बात नहीं की थी। 3 महीने बाद रमेश मेरी दहलीज पर खड़े हुए थे और मैं जानती थी कि मेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। रमेश मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाने के लिए आए हैं और मेरे साथ वैसा ही हुआ। वह आए, उन्होंने मेरे हाथ में तलाक के कागज़ थमा दिए और कुछ समय बाद हमारी शादी टूट गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।